बच्चों, हमारा पिछला वीडियो अर्थशास्त्र से संबंधित मांग के निर्धारक तक कक्षा 12 का चल रहा था। इसके अंतर्गत हमने क्या सीखा था कि मांग के जो निर्धारक तत्व होते हैं यानी आवश्यक तत्व मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को हमने समझा था। उसमें मुख्य तौर से हमने 5 तत्व बताए थे। 5 में से हमने 3 को डिस्कस कर दिया था। इसको एक छोटे समय के रूप में वापस रिकॉल करवा रही हूँ। जैसे सूत्र के रूप में हमने समझा था कि मांग के निर्धारक तत्व सूत्र के रूप में क्या है। सूत्र चल रहा था हमारा D is equal to F P N P1 P2 P3 dash 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 Pn minus 1 Y T और E। ये जो था हमारा पूरा मांग के निर्धारक तत्व थे शॉर्ट में एक सूत्र के रूप में। D यहाँ पे क्या है मांग फलन, Pn क्या है वस्तु की सही कीमत, P1 P2 P3 ये सब चीजें क्या है संबंधित वस्तु की कीमत, Y उपभोक्ता की आय, T उपभोक्ता की पसंद रुचि और E एक्सपेक्टेशन भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा। तो हमारे जो टॉपिक थे वो 3 निर्धारक तत्व हमने रेखा चित्र के माध्यम से समझ लिए थे कि Pn P1 P2 P आदि क्या है। हम लोग उपभोक्ता की आय तक भी समझा दिया था। अब हम चौथा पॉइंट ले रहे हैं आपका T उपभोक्ता की पसंद और रुचि। देखिए ये चीज भी मांग को प्रभावित करती है या मांग के निर्धारक तत्व में ये चीज आती है जिसे हम बोल रहे हैं टी टेस्ट। मांग को प्रभावित कर रही है, कैसे कर रही है कि उपभोक्ता की जो पसंद है वो क्या करती है फैशन जो है उपभोक्ता का फैशन में जो चीज आती है उसकी मांग क्या हो जाती है, उसकी मांग करने वाली मात्रा क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है। और जो चीज फैशन में नहीं चल रही है चलन में नहीं है वो चीज हमारी क्या हो जाती है मांग में उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये जो चीज है मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि अगर वर्तमान में कोई चीज चलन में है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी और अगर नहीं है तो उसकी मांग घट जाएगी। इस तरह से उपभोक्ता की रुचि उपभोक्ता का टेस्ट या इंटरेस्ट कौन सी वस्तु में अधिक है उनकी मांग बढ़ जाएगी और जिस चीज में उसका टेस्ट नहीं है उसकी मांग घट जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व है मांग को निर्धारित करने वाला। पांचवा पॉइंट आ जाता है आपका एक्सपेक्टेशन। उपभोक्ता भविष्य के बारे में बोल रहा हूं। भविष्य के बारे में उपभोक्ता भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा जिसको हम बोलते हैं की। देखिए पांचवा और लास्ट पॉइंट मांग के निर्धारक तत्वों को प्रभावित करने वाला कि भविष्य के बारे में उपभोक्ता की क्या प्रत्याशाएं होगी कि अगर भविष्य में किसी भी वस्तु की या किसी भी स्टॉक में कमी होना या ज्यादा होना बताना है तो उस संदर्भ में क्या करते हैं उपभोक्ता जो वस्तुओं का स्टॉक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भविष्य में अभी जो चल रहा है सिल्वर और गोल्ड का उदाहरण ले लेते हैं कि अगर सोना या चांदी की रेटें बढ़ने का संभावनाएं होती है प्रत्याशाएं होती है तो उपभोक्ता क्या कर लेते हैं कि भविष्य में मालूम है कि उनको की रेट्स बढ़ेंगी इस चीज की तो वो स्टॉक को मेंटेन कर लेते हैं स्टॉक रख लेते हैं उस चीज को खरीद के रख लेते हैं ताकि अगर भविष्य में इनकी अच्छी रेट हो जाए तो हम उसको बेच देंगे। तो ये भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा यही चीज डिनोट कर रही है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड भविष्य में बढ़ती है तो उपभोक्ता क्या करते हैं अपने स्टॉक में कमी या वृद्धि कर लेते हैं।
इसी चीज को ये बता रहा है। तो ये तत्व भी मांग को बहुत ही प्रभावित करता है, आवश्यक तत्व है ये भी। इसके अलावा अन्य तत्व, अन्य तत्वों में सबसे पहले आपका आ जाता है जनसंख्या का आकार एवं संरचना। जनसंख्या का आकार एवं संरचना। देखिए ये तत्व भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी देश की जनसंख्या या किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा बड़ी है, यानी आकार कैसा है उसका, जनसंख्या का ज्यादा है या कम है, तो उसके आधार पर ही मांग की जाती है। मान लीजिए पॉपुलेशन ज्यादा है किसी देश की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आवश्यक वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी। ये तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संरचना भी आपके देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पर ही मांग में कमी या वृद्धि की जाती है। यानी मांग के निर्धारण का जनसंख्या का आकार एवं संरचना भी विशेष प्रभाव डालता है। दूसरा पॉइंट है अपना राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण, देखिए ये तत्व जो है वो बताते हैं देश की समानता और असमान वितरण के लिए, यानी कि राष्ट्रीय आय का किस तरीके से वितरण किया जाए। अगर असमान वितरण करते हैं तो देश तो हमारे मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, समान वितरण करते हैं। वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी जो नेशनल इनकम का जो नेशनल इनकम है वो किस तरीके से व्यय करें, आय का हम किस तरीके से व्यय करें जो दोनों में समानता, यानी वर्ग जो होते हैं निर्धन वर्ग गरीब वर्ग में समान रूप से वितरित किए जाएं। इसलिए ये तत्व भी हमारे मांग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से हमारे मांग को प्रभावित करने वाले पांचों तत्व जो आपने देखे वो समझे। पहले तीन तत्व जिसे हमने एक रेखा चित्र और फॉर्मूले से समझाया, उसी के द्वारा इसको आप भी एक्सप्लेन करें कि मांग के निर्धारण तत्वों को हम सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे और फिर उनको इनसे मांग से संबंधित भी बताएंगे हैं उन तत्वों को। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन। दो टॉपिक है आपके, एक तो पहला मांग मात्रा में परिवर्तन, मांगी जाने वाली क्वांटिटी यानी मात्रा में कितना कम या वृद्धि की जाती है, उसके आधार पर मांग में क्या मांग पर क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पॉइंट को हम इस तरीके से रेखाचित्र के द्वारा भी समझेंगे कि मांग में क्या कैसे कमी होती है और मांग में कैसे वृद्धि की जाती है। यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब कमी या वृद्धि, किसी भी लिखेंगे इंपॉर्टेंट है, किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन यहाँ पर क्या है, हम एडिट में बता रहे हैं कमी या वृद्धि। परिवर्तन को हमने बताया है कमी या वृद्धि। किसी भी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन
कमी या वृद्धि को, यानी बड़ी जो भी मात्रा में कमी या वृद्धि हुई है उसके परिवर्तन को एक ही वक्र पर चलने को दिखाया गया है। कैसे कि हमने मांग में परिवर्तन को तो समझाया कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत कम ज्यादा हो रही थी, हमने बताया पहले कि कीमत में क्या परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन को उसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन है एक ही मांग वक्र पर दिखाया गया है। जैसे हम इसको एक चित्र के द्वारा समझाएंगे। यहाँ पे वस्तु की कीमत आप लिख सकते हैं, वस्तु की कीमत जिसे हम प्राइस करेंगे, यहाँ लिखेंगे वस्तु की मात्रा Q। अब मांग में हमें क्या बताना है, मांग मात्रा में परिवर्तन। ये दो तत्वों को प्रभावित करती है, एक करती है विस्तार और दूसरा करती है संकुचन। दो तत्वों को प्रभावित करेगा ये पॉइंट, मांग मात्रा में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन जब वस्तु की मात्रा में क्या होगा, मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी तो मांग वक्र का क्या होगा, विस्तार होगा। इसी तरह से जब वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग में संकुचन। प्रश्न आ जाता है बच्चों कि मांग में विस्तार और संकुचन को समझाइए, तो आप चित्र द्वारा ही समझाएंगे कि कैसे संकुचन होता है। कैसे हमने पहले ही बता दिया कि एक ही मांग वक्र पर चलने को दिखाया गया है। कैसे कि अगर डिमांड लाइन बनाई हमने, मांग वक्र कैसे बनाया, जब प्राइस यहाँ थे एमपी तो क्वांटिटी कितनी मांग रहे थे, जैसे ही प्राइस बढ़े P1 हो गए तो ये पॉइंट कहाँ जाके अटका, क्वांटिटी कम हो गई। यानी कि वही मांग का नियम या मांग को प्रभावित करने वाला मांग वक्र जो बताता है तो यही बताता है कि जैसे ही कोई चीज महंगी हो जाती है तो वस्तु की मात्रा कम कर दी जाती है। अब हमको ये चीज बतानी कि ये विस्तार है या संकुचन। विस्तार कैसे कि यही मांग वक्र अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, विस्तार। किसमें विस्तार, मांग में विस्तार। मांग का मतलब मांगी जाने वाली मात्रा में विस्तार। कैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस हमारे P1 थे तो वस्तु की मात्रा यहाँ थी, जैसे ही प्राइस हमारे कम हुए तो वस्तु की मात्रा बढ़ गई। तो ये जो डिनोट कर रहा है हमारा, ये जो मांग वक्र जो हम बता रहे हैं वो बता रहा है मांग मात्रा में तो परिवर्तन हो रहा है। मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, कीमतों की वजह से, ये कीमतों के कारण जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है उसे हम किस तरीके से बता रहे हैं, विस्तार। विस्तार हो रहा है कि जब कीमत हमारी सस्ता हो जाती है तो मांगी गई मात्रा ज्यादा हो जाती है। इस चीज को मांग में विस्तार बताया गया है। ठीक है, एक चीज होगी जो हमने आपको बताया, कमी या वृद्धि, मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि की जाए तो ये विस्तार कहलाता है। इसी तरह से संकुचन को हम इसी ऐसे ही चित्र से बताएंगे। चित्र वैसे ही बनेगा, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, चित्र वैसे ही बनेगा। अंतर से तरीका क्या है, डिमांड लाइन वही ऊपर से नीचे चल रही है, मांग वक्र
जाने में बन जाएगा, नियम वही है। यहाँ ये चीज की Q1 ये P1, हम ऐसे नहीं कर सकते इस चीज को कि वस्तु की मालूम जाने वाली मात्रा को हम 2 पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B। यहाँ पर जो हो रही है वस्तु की A और B पॉइंट जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वस्तु की मालूम जाने वाली मात्रा का यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तार हुआ है, या इसको हम बता सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से हम संकुचन कराते हैं। संकुचन कैसे, अगर ये चलन को कहते हैं, अगर ये चलन नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, संकुचन। किसमें संकुचन, मांगी जाने वाली मात्रा में संकुचन यानी कमी। संकुचन का मतलब है कमी। कमी कब हो रही है, जब वस्तु की कीमतें बढ़ रही है, जब हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यहाँ की जैसे पहले ये थी दूसरे में P1 की क्वांटिटी ज्यादा थी, जैसे P1 हो गई क्वांटिटी कम हो गई, यानी कि हम अंदर की तरफ चले। ये जो पॉइंट है ये आपको बताया है मांग मात्रा में परिवर्तन। मांगे जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण हो रहा है। आप यहाँ पे समझा के लिख सकते हैं 25, 50, 75, 100 इनसे भी लिख सकते हैं, रुपए की कीमत करके और क्वांटिटी लिख सकते हैं, उससे भी आप समझा सकते हैं मांग में विस्तार, मांग में संकुचन को। यहाँ पर कीमतों के कारण लिखा हुआ है साफ कि वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन आता है, कमी या वृद्धि होती है। इसको हम एक ही चरण पर बताते हैं, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। अगर हम एक ही दोनों को हमने अलग अलग समझा दिया और एक ही डायग्राम में हमको दोनों चीज समझानी है तो हम एक में भी बता सकते हैं, दोनों आएगा एक बार इधर करके एक बार इधर करके, दोनों आएगा बता सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप अलग अलग डायग्राम से इसको समझाएं और अपने दिमाग में विस्तार और मांग में संकुचन वाले पॉइंट को समझाएं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रश्न आ जाता है कि मांग मात्रा में परिवर्तन को समझाइए। परिवर्तन जहाँ आएगा वहाँ कमी या वृद्धि आपको बतानी है। किसमें कमी या वृद्धि, मांगी जाने वाली मात्रा में। पर पॉइंट में ही पता चल रहा है, आप इस पॉइंट को ही देखें तो मांग मात्रा में परिवर्तन दिखाया। मांग जहाँ पे मांग का नाम आएगा, डिमांड वर्क बताना है आपको, डिमांड वर्क हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही चलेगा। जहाँ पे मांग का नाम आ जाएगा वहाँ डिमांड लाइन ध्यान रखिए, ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। तो कब जाएगी, अब मात्रा में परिवर्तन बताना है, इसी चलन को आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को बता देंगे तो विस्तार और संकुचन पता चल जाएगा। तो इस चीज में विस्तार बताना है, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। जब आप रेखा चित्र बना ले तो उसके नीचे आप इन रेखा चित्रों का 2-4 लाइन में वर्णन भी करेंगे कि ओ एक्स पे तुमने क्या रखा है, ओ वाई पे तुमने क्या रखा है, P1 क्या है, P क्या है, पहले इसकी क्वांटिटी कितनी थी, बाद में कितनी थी, ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। इसका दूसरा टॉपिक कंफ्यूजन टॉपिक है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मांग वक्र में विवर्तन या मांग मात्रा में, मांग वक्र में विवर्तन, दोनों टॉपिक क्वेश्चन आ जाता है। या तो दोनों को एक साथ पूछ लिया जाता है, मांग मात्रा में परिवर्तन को विवर्तन को समझाइए, तब आपको दोनों। यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात है, मात्रा को हमने ऊपर नीचे करके कारण बताया कि इनको की वजह से यहाँ पे मांग वक्र में ही विवर्तन, विवर्तन का मतलब है इंग्लिश में अगर आप समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, शिफ्ट। विवर्तन का मतलब होता है शिफ्ट, कि हमने किसी भी इस वक्र को शिफ्ट कर दिया, पूरा ही वक्र शिफ्ट हो गया है, उसे हम क्या बोलेंगे, मांग वक्र में विवर्तन। तो इस पॉइंट को हम समझेंगे, इस तरीके से समझे कि ये मांग वक्र में जो विवर्तन है वो 2 पॉइंट से दो प्रकार के होते हैं विवर्तन।
आप लिख सकते हैं कि ये जो विवर्तन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लेकिन हमने मानवीय की मात्रा में भी 2 प्रकार का चेंज किया था, परिवर्तन किया था। इसी तरह से विवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसा? पहला विवर्तन मांग वक्र का दाहिनी ओर खिसकना। दूसरा मांग वक्र का बाएं या नीचे की ओर खिसकना। देखिए अंतर समझना है, शिफ्ट होना कि मांग वक्र का बाएं या नीचे की ओर खिसकना, मांग वक्र का दाहिनी या ऊपर की ओर खिसकना। एक ही बात है कि मांग वक्र कैसे शिफ्ट होगा, किन कारणों से मांग वक्र शिफ्ट होता है। ठीक है, पहले ये 2 प्रकार के होते हैं। विवर्तन को समझिए कि विवर्तन और परिवर्तन में क्या अंतर है। परिवर्तन हमने बताया था वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि, ये परिवर्तन कहलाता है। शिफ्ट यानी विवर्तन क्या कहलाता है कि मांग वक्र ही खिसक रहा है, तो वो केवल मांग वक्र में चलन था, एक ही वक्र था, उसके ऊपर चलन बता रहे थे। यहाँ मांग वक्र ही शिफ्ट हो रहा है। मैं आपको चित्र के सहायता से समझाऊंगी, अरे ये चीज ध्यान रखें कि मांग वक्र में विवर्तन क्या है और परिवर्तन क्या है। अगर ये दोनों चीज क्लियर होगी तो आपको आगे जल्दी समझ में आ जाएगा। हम पहले वाले पॉइंट को समझा रहे हैं कि 2 प्रकार के विवर्तन बताए हमें कि एक तो मांग वक्र का दाएं या ऊपर की ओर खिसकना। पहला विवर्तन मांग वक्र का, हम चित्र की साइड से समझा। हमने मांग वक्र बनाया, मांग वक्र का नाम आते ही वही चित्र कैसा बनाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। जहां वस्तु की कीमत यहाँ वस्तु की मांग। डिमांड लाइन यह मांग वक्र, ये प्राइस और ये क्यू। देखिए हमने प्रश्न में बोला है कि मांग वक्र का दाहिनी ओर या ऊपर की ओर खिसकना। हम दिखा रहे हैं दाहिनी ओर, दाहिनी या ऊपर की ओर शिफ्ट विवर्तन बता रहे हैं। 2 तरह के शिफ्ट बताए हमने, एक तो दाहिनी और एक बाईं। दाहिनी यानी कि राइट हैंड, जब मांग वक्र राइट हैंड खिसक रहा है, यानी पूरा वक्र का वक्र नीचे जा रहा है, हमने एक और वक्र बना दिया राइट हैंड। जब मांग वक्र दाहिनी ओर खिसक रहा है तो ये मांग वक्र में वृद्धि को बताता है। वृद्धि हो रही है, ठीक है, दाहिनी ओर खिसक रहा है। किस चीज में वृद्धि हो रही है, कीमत, क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, यानी कि प्राइस हमारी फिक्स है और मांग वक्र हमारा कहने का मतलब मांग वक्र खिसकने से क्या हुआ कि प्राइस तो हमारे उतने ही है लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई। मांग वक्र किन कारणों से खिसक रहा है, जो हमने तत्व पढ़े थे, हमने अभी कौन कौन से तत्व पढ़े थे, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, आय, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, इनमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो मांग वक्र इधर खिसकता है।
इसका मतलब जब मांग वक्र उधर खिसका है तो इसका मतलब इन निर्धारक तत्वों में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है, इसीलिए मांग वक्र उधर की तरफ खिसका। जब मांग वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा तो क्या फर्क पड़ेगा कि प्राइस उतना ही रहेगी, जो पॉइंट पे ये आया है उसी पॉइंट पे ये है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस उतना ही है, लेकिन क्या चीज में अंदर आ गया, क्वांटिटी। तो यही चीज आपको बता रही है कि मांग वक्र में जो परिवर्तन है या शिफ्ट है वो ये चीज को बताता है कि दाहिनी ओर जो ऊपर की ओर खिसक जाता है तो मांग वक्र हमारा क्या होगा, मांगी जाने वाली मात्रा पर क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से आप बता सकते हैं कि डी डिमांड पहले ये थी, लेकिन जैसे ही मांग वक्र उधर खिसका यानी कि डी से D1 बन गया, आप नंबर दे सकते हैं D1, दूसरा मांग वक्र बन गया। इस तरीके से हम P से T1 देते हैं, Q से Q1 देते हैं, इसी तरीके से D से अगला जब मांग वक्र बना है तो D से D1 मांग वक्र है, यानी कि मांग वक्र में वृद्धि कब हुई, जब या तो उपभोक्ता की आय, पसंद, रुचि या वस्तु की कीमतों में कुछ परिवर्तन बदलाव हुआ है, उनके कारण से ये चेंजेस आए समझ में। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट बनाएंगे, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, एक डिमांड लाइन हम कौन सा परिवर्तन बता रहे हैं, बाएं या नीचे की ओर, कौन सा बता रहे हैं, बाएं या नीचे की ओर परिवर्तन। नीचे की ओर परिवर्तन या शिफ्ट, एक ही बात। ठीक है, पहले प्राइस यहाँ पे और क्यों यहाँ पे। अब हमें क्या बता रहे हैं कि मांग वक्र का, आपको ये पहले वाला डी था, मांग वक्र का बाएं या नीचे की ओर खिसकना, बाएं की तरफ खिसकना, बाएं की तरफ खिसकाना है तो मांग वक्र हमारा यहाँ, यानी कि इसको एल्फा का समझ, और डी ये वाला D1 हो गया जो नया है, मांग वक्र नया कौन सा बना, जो हमने बाईं ओर खिसका दिया वो हमारा डी, लेकिन देखने में सेम लग रहा है, अंतर क्या है कि मांग वक्र जब दाहिनी ओर खिस गया, वृद्धि हुई है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई होगी, वस्तु की कीमत में कीमत हुई, उपभोक्ता की आय, पसंद, रुचि इन सब में बदलाव हुआ है, तो मांग वक्र खिसक गया। मांग वक्र क्यों खिसक गया, प्रश्न आता है कई बार, मांग वक्र खिसकने के कारण बताइए। किन कारणों से खिसकता है कि जो हमने निर्धारित तत्व पढ़े हैं अगर उनमें कोई बदलाव हुआ है तो मांग वक्र खिसके, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ऐसे कैसे। इसी तरह से इसमें अंतर क्या है, ये कमी किसमें, मांग गई मात्रा में कमी, यानी मांग डिमांड में कमी हो रही है, तो कमी हो रही है इसका मतलब उपभोक्ता की आय, रुचि, टेस्ट इन सब में क्या हुई होगी, कमी हुई होगी, तो मांग वक्र अंदर की तरफ खिसक गया। इसको भी हम देखेंगे कि पहले ये था अब ये वाला है, तो प्राइस नहीं है लेकिन क्वांटिटी में कमी हो गई, यानी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होगी। दो चीजें इफेक्ट करती है, मांग वक्र खिसकता है, अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होती है, अगर कमी होती है मांग वक्र में तो वस्तु की मात्रा में भी कमी होती है, क्वांटिटी की प्राइस को कमी करते हैं। तो दोनों चीज समझ में आई बच्चों कि मांग मात्रा में क्या परिवर्तन है, हमने एक ही मांग वक्र बनाया था, उसी के ऊपर चलन लगाया, उसी को एग्जीक्यूट किया था विस्तार और संकुचन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मांग वक्र ही शिफ्ट हो रहा है, मांग वक्र ही शिफ्ट हो रहा है, कमी और वृद्धि दोनों का इफेक्ट आपको बताना है इसमें शिफ्ट में कि हम मांग को कैसे बढ़ा रहे हैं और कैसे कम कर रहे हैं। देखिए
सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मांग वक्र खिसक रहा है दो कारणों से, दो प्रकार के इसके विवर्तन के शिफ्ट के। पहला, जब हम मांग वक्र को दाहिनी ओर खिसका रहे हैं कि मांग वक्र में वृद्धि हो रही है, तो इन कारणों से वृद्धि होगी। मांग वक्र में विवर्तन के कारण किन कारणों से मांग वक्र विवर्तित होता है या शिफ्ट होता है? पहला, वस्तु की कीमत स्वयं की कीमत, वस्तु की स्वयं की कीमत। दूसरा, क्या चेंज आया होगा कि उपभोक्ता की मांग वक्र कम या ज्यादा होगा, यानी कि उपभोक्ता की आय तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत। लेकिन चौथा पॉइंट, उपभोक्ता की पसंद और रुचि, यानी कि ऐसे और भी आगे हम आगे लिख सकते हैं, किसी भी कारण से ये शिफ्ट हो सकता है। कहने का तात्पर्य, इन कारणों से अगर ये क्या हुए हो, इनमें ये जो निर्धारक तत्व है इनमें अगर कोई चेंजेस हुए हैं या बदलाव हुए हैं, इन निर्धारक तत्वों में अगर बदलाव हुआ है या परिवर्तन हुआ है, तो मांग वक्र विवर्तित होगा ही होगा। अगर ये स्थिर रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय, तो हमारा मांग वक्र शिफ्ट नहीं होता। वस्तु की मात्रा पर ही फर्क पड़ता है, मांगी गई मात्रा पर ही फर्क पड़ता है, मांग वक्र पर नहीं पड़ता। इसमें शिफ्ट में अगर विवर्तन हुआ है वस्तु की मात्रा में या वस्तु की मांग में, तो किन कारणों से हुआ होगा कि इन सब चीजों में बदलाव या परिवर्तन होगा। ये चीज कब है कि अगर उपभोक्ता की स्वयं की कीमत में परिवर्तन हुआ है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, या संबंधित वस्तु की कीमतों में जो परिवर्तन, उपभोक्ता की पसंद रुचि बिल्कुल बदल गई है, तो मांग वक्र कहां पे खिसकेगा? दाहिनी ओर। उपभोक्ता की आय में इन सब में वृद्धि होगी तो मांग वक्र किसके खिसकेगा? दाहिनी ओर। यानी कि दाहिनी ओर से कोई वक्र बनता है तो ये प्रदर्शित करता है कि वह उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित कर रहा है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई है, तभी मांग वक्र दाहिनी ओर खिसका है। इसी का बिल्कुल अपोजिट कि अगर मांग वक्र बाएं या नीचे की ओर खिसक रहा है, बाएं या नीचे की ओर खिसक रहा है, तो भी उधर आपको यह परिवर्तन शो कर रहा है। क्या? अगर हमने देखा दाहिनी ओर खिसक रहा था, इसका मतलब तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। जब बाईं ओर खिसक रहा है, इसका मतलब उपभोक्ता के साधन और या उपभोक्ता की आय में कमी हो गई है। इसलिए मांग वक्र जो है वो बाएं या नीचे की ओर खिसक। जब मांग वक्र नीचे या ऊपर की तरफ खिसकता है, तो ये किसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? कीमतों पर और मांगी गई मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब मांग वक्र दाहिने या बाईं ओर खिसकता है, प्रश्न है कि दाएं, दाहिनी या ऊपर की ओर खिसकने पर मात्रा व कीमत पर क्या प्रभाव प्रश्न आ जाता है। कैसे भी आ जाता है, अगर आप ये चित्र
ढंग से समझा है तो आप उसको अच्छे से क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हैं अपने पॉइंट्स को लेकर के। मान लो अगर दाहिनी या ऊपर की ओर खिसक रहा है तो वस्तु की मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा कि जब दाहिनी ओर खिसका तो हमारी क्या रहती है, पहली चीज कीमत को हम उठाते हैं। कीमत क्या रहती है, कीमत जो रहती है वो स्थिर रहती है। दोनों कंडीशन में कीमत क्या रही, स्थिर। दोनों में भी मान लो अगर दाहिनी ओर भी चली जाए या बाईं ओर भी, बाएं ओर भी खिसक गया तो कीमत हमारी फिक्स है, स्थिर। किस पर प्रभाव पड़ा, मात्रा। मात्रा कैसी रहती है कि अगर मांग राइट हैंड की तरफ बढ़ा वृद्धि हुई तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि होगी। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि होगी। तो दोनों चीज, कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बता सकते हैं पॉइंट से कि कीमत स्थिर रहेगी और मात्रा में वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि। अगर मांग वक्र दाहिनी ओर खिसक रहा है, यही चीज अगर यही चीज आ जाए कि बाएं ओर, बाएं या नीचे की ओर खिसकने पर मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज कि हमने बाएं या नीचे की ओर बताया है। यानी कि देखिए उसके कारण तो हमने पढ़ लिया कि मांग वक्र में क्या कारण से खिसक रहा था वो हमने बता दिया, लेकिन कीमत और मात्रा में क्या प्रभाव है हम चित्र के द्वारा बता सकते हैं। जैसे कीमत वही स्थिर रहती है लेकिन मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में क्या होता है, मात्रा में भी क्या होती है, कमी हो जाती है। तभी मांग वक्र क्या खिसक रहा है, दाहिनी बाईं ओर। मांग मात्रा में कमी, यानी कि Q से Q1 होता है, कमी होगी या होती है। तो ये जो चीज है हमारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा कि मांग के निर्धारक तत्व। मांग के निर्धारक तत्व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, इन दोनों में क्या संबंध है वो हमने समझा। और दूसरा मेन टॉपिक है कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग वक्र में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, इनको आप अच्छी तरह से समझाइए। अपने रेखा चित्रों को बना करके इनके नीचे उस रेखा चित्र का वर्णन कीजिए कि हमने क्या इसको समझाया, किस तरीके से समझाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये जो यूनिट चल रही है हमारी उपभोक्ता का व्यवहार चल रही है यूनिट, ये पूरी 12 नंबर की यूनिट है जो आपको आपके क्वेश्चंस इस तरीके से टॉपिक वाइज बनेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आप अपने 12 नंबर कहीं भी नहीं। ये दो टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मांग मात्रा में परिवर्तन बताया है तो आपको एक ही वक्र बता दें, एक ही वक्र में ऊपर नीचे बताना है कि विस्तार और संयोजन है, और ऊपर आपको बताना है मांग वक्र में विवर्तन, जिसको हमने बताया भी है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज को हम दूसरी जगह भाग कर शिफ्ट करते हैं। और ना कि किस चीज का शिफ्ट है, मांग वक्र का शिफ्ट है। शिफ्ट किसको बता रहे हैं कि हमारी जो डिमांड लाइन है या डिमांड रेखा है, मांग वक्र है, उसको हमने बिल्कुल ही शिफ्ट कर दी दाएं या बाएं तरीके से। तो क्या प्रभाव पड़ा कीमत और मात्रा का, वो बताया। कारण किस कारण से मांग वक्र खिसकता है वो बताया। मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, किस कारणों से परिवर्तन हो रहा है इसको हमने समझाया। तो इसी चीज को हम यही बताना चाह रहे हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न आता ही आता है कि मांग मात्रा में परिवर्तन को और मांग वक्र को समझाइए। इसी तरह से अपने आप में टॉपिक है कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों को भी समझाइए। तो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व 5 होता है।
सूत्र के रूप में आपने समझना है और क्वेश्चन अपने आप में वो भी बन कर आता है। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं आपके। क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ जाता है, 6 का भी आता है। वो कैसे भी आपको 12 नंबर पूरी लेवल से कवर होते हैं कि अगर क्वेश्चन 2 नंबर का भी आया है, 4 का भी बन रहा है, 6 का भी बन रहा है। इस तरीके से आपके 12 नंबर इस यूनिट में से कंप्लीट होते हैं। हम आपको अगले वीडियो में आपके किसी चैप्टर का जो हमारा चैप्टर चल रहा है मांग की अवधारणा, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है मांग का नियम, उसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करें, अपने बुक को रखते हुए अपनी नोट्स बनाएं, इसमें से जो चित्र बनाए रेखा चित्रों के द्वारा उसको समझाएं और उसको आगे आप कंटिन्यू करें।